सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर पहला हल करने वाले हैं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। चलिए समझिएगा प्रश्न नंबर पहला। यहाँ पे लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी दो अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, समीकरण दिया हुआ इसका विभक्त कर ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण लिख लेना है। 3x² 2x प्लस 1/3 और बराबर 0 कर लो। तो यहाँ पे ABC के मान छांट लो आप। A बराबर हो जाएगा 3 और B बराबर हो जाएगा -2 और C बराबर 1/3। अब यहाँ पे लगाना है आपको विभक्त कर का सूत्र। तो D बराबर B² - 4AC आपको यहाँ पे लगा देना है। मान लगाइए इसके। B का मान -2 का वर्ग, 4, A का मान 3 और C का मान 1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 4 - 4 ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0। तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 3। नंबर 3 है, साइन A बराबर 3/5 है, तो कॉस A का मान कितना होगा। चलिए समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न हल करा के चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन A बराबर 3/5। तो प्यारे बच्चों, साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब 3 है, कर्ण 5 है। तो एक सूत्र आपने देखा होगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये साइन होता है और ये कॉस होता है और ये टेन होता है। यहाँ पर ये होता है कॉसिक और ये होता है सेक और ये होता है कॉट। तो यहाँ पे साइन है, साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉस का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकाल लेंगे हम आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से आधार ज्ञात करेंगे, तो कर्ण की जगह पे 5 लगा देंगे, आधार तो ज्ञात नहीं है, और लंब की जगह पे 3 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 9, 9 को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 16। तो इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लग जाएगा, तो √16। तो आधार बराबर यानी √16 को लिखा जाएगा 4। ठीक है, तो आधार 4 निकल के आ गया। तो हमसे पूछा गया है कॉस A का मान। कॉस A, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण इस प्रकार आपको लिख लेना है। आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। तो 4/5 निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात कितना होगा। और प्यारे बच्चों, आपको बता दूं ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी हम अगर आ गया तो बता दें, लेकिन इस प्रश्न को आप ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। ये क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए समझिएगा, और इसका आंसर अनसोल्ड में गलत दे रखा है नंबर 4। तो यहाँ पे लिखना है आपको, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, अंडर रूट जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ ना, उसका वर्गमूल निकाल दो, 4:9। ठीक, इस प्रकार। अब √4 को क्या लिखा जाएगा, 2, और 9 को क्या लिखा जाएगा, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की
संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना कितना है, देखो यहाँ पे 3 + 4 + 6 और +x, ठीक है। ये 4 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कितने पद हैं, 4 में, तो 4 का भाग लगा दो। और समांतर माध्य दे रखा 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब इसको हल करो, 5 चौक, ये तो हो जाएगा 20 बराबर, ये हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13 + x, और 13 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 7। ठीक, देख लो कहाँ पे, वहीं पर टिक लगा दीजिए, सी वाला सही हो जाएगा। और बीच की दूरी आपने तो कर ही लिया होगा, फिर भी हम कर दें। प्रश्न नंबर 6 हमारा, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये हमारे बीच की दूरी का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, मान लगा देना है। तो यहाँ पर ये x1 का मान, x2 का मान 2 - 2 2 - 4, x1 का मान 2 और x2 का मान 4, ठीक है। 2 - 4 प्लस y1 - y2 3 - 1 का होल वर्ग अंडर यहाँ पे -2 का वर्ग प्लस यहाँ पर भी 2 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो ये 4 और प्लस ये 4 हो जाएगा हमारा। तो इधर लिख देना है 4 4, ये हो जाएगा 8, और 8 को लिखा जाता है 2 × 2 और × 2 इस प्रकार। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल दो, तो 2 √2, ये इसका आंसर आ गया। इनके बीच की दूरी निकली है 2 √2। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिल जाए, एक मूल 3 है, तो हमें क्या करना, x की जगह पे 3 लगा दो, k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना नंबर 7, x पे घात 2 2kx - 6 = 0। एक मूल 3 है तो x बराबर 3 लिख लो, और रखने पर ठीक x की जगह पे 3 लगा दो, k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 लगाना है, घात 2, तो यहाँ पे 2k और गुणा 3 - 6 = 0। तो ये 9 बन जाएगा, और 3 दूनी 6k बन जाएगा, -6 = 0। अब 9 में से ये 6 घटा दो, 9 में तो 6 घटाओ 3 - 6k और बराबर 0। अब ये 3 उधर भेज दो, तो 6k माइनस का रहेगा ना, बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 का भाग लगा दें तो k बराबर निकलेगा 3/6। 3 × 1 3, 3 दूनी 6, तो k का मान निकलेगा हमारा 1/2। तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, इसको देखिएगा। 2 tan² 30 बटा 1 + tan² 30, इसको हल करिएगा तो मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो 2 tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3, घात 2 है तो घात 2 लगा दो, बटा 1 + tan 30 का मान 1/√3, घात यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 लगा देना है। तो ये बन जाएगा 2 इसका अंडू हट जाएगा, 2/3 बन जाएगा, बटा 1 प्लस ये बन जाएगा 1/3। तो यहाँ पर 2/3 और बटा 3 × 1 3 और 1 4, 4/3, इससे ये कट जाएगा 3 से 3, तो यहाँ पर बचेगा 2/4 और 2 × 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/2 निकल के आ जाएगा। अब आप हाँ ठीक, इसका बी वाला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योग कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है योग बराबर
योग बराबर पदों की संख्या गुणा माध्य। ठीक, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो आपको 10 का गुणा कर देना है। माध्य कितना है? 45.6। तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 45 यानी 456 और 1 जीरो, और दशमलव से पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 456 kg। ठीक है, kg। तो इसका विकल्प नंबर मिल जाएगा हमें, डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर है 7 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा 15 और प्लस 15। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देखो ये हमारी विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल विषम प्राप्त होगा। ठीक है, और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो इसका जोड़ आएगा सम। क्या आएगा? सम। एक बार फिर देखिएगा, ये विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, और फिर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 3 7, 7 3 10, ये भी विषम है और ये भी विषम है। ठीक, विषम और विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका आंसर सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है सम संख्या। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। 11 प्रश्न है हमारा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है हमारा 5x प्लस का 8 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 1 होता है ना, a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर 5 और c बराबर 8, मूलों का योगफल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मान लगा दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है? 5 है। a का मान कितना? 1 है, और ये 1 लिखा नहीं जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल के आ जाएगा -5। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, अगला नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या करना है आपको? एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं ये बताना है। एक्स वाई का मान निकाल दीजिए। चलिए समझिएगा इसको। यहाँ पे दोनों समीकरण लिख लो। पहले 2x - 3y बराबर 1 प्रश्न नंबर समीकरण नंबर पहला हो गया, और x + 3y बराबर 5 ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? हल कर दो। ये दोनों मारे जाएंगे, ये हो जाएगा 3x और बराबर ये हो जाएगा 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x बराबर 2। ठीक, ये 1 में लगा दो, 1 में रखने पर x बराबर 2 है तो 2 यहाँ लगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 4 - 3y बराबर 1 हो जाएगा। अब इस 4 को उधर भेज दो, तो -3y बराबर 1 - 4, -3y बराबर -3 हो जाएगा। फिर ये -3 से -3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो y बराबर 1 निकल के आ जाएगा। तो x बराबर हमारा निकला है 2 और y बराबर 1। ये देख लो कहाँ पर विकल्प है, वहीं पे आप टिक लगा दीजिए। x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आप सी पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, तो इस त्रिभुज में DE, यहाँ पे E कर लीजिए आप, DE समांतर BC, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है DE समांतर BC। जब ये वाली भुजा इसके समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? AD/DB AE/EC, इस प्रकार। चलिए देखिएगा, AD/DB बराबर AE/EC। अब इनके मान है तो मान लगा दीजिए। ED का मान x है, इसका मान 3 है, AE का मान 4 है और इसका मान 2 है, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा हमारा।
सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें कर देना है तो x बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 है 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 14 लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है 2 sin 2 थीटा बराबर √3, इस 2 को उधर भेज दो तो sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब आप इसमें ये देखिए, यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखो √3/2 किसका है, 60 का होता है। तो आपको लिख देना है sin 2 थीटा बराबर sin 60 लिखेंगे इसको, और ये साइन से साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60, फिर 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 30, तो थीटा बराबर 30 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, उसको देखिएगा। 15 नंबर कह रहा है यदि ABC समांतर श्रेणी में, देखिएगा यदि ABC समांतर श्रेणी के पद हैं तब, चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों A, B, C ये हमारे समांतर श्रेणी के पद हैं, ठीक है। तो जब ये समांतर श्रेणी के पद हैं तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, इस B में से इसको घटाओ, ठीक है, तो हमें D का मान मिलता है। और D का मान कैसे मिलेगा, इसमें से घटाओ C - B, इस प्रकार भी D का मान मिलता है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए आप। एक बार पे समझिए, जब हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है, इसमें से घटाओ D का मान मिलेगा, इसमें से घटाओ D का मान मिलेगा, तो दोनों समान होंगे। अब आपको क्या करना, इस B को उधर ले आओ, A को उधर भेज दो, तो B और +B बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो C + A, तो आपका हो जाएगा 2B बराबर A + C, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर। नंबर 16 है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो प्यारे बच्चों पहले आपको लिख लेना है बिंदु -6, 8, यानी एक बिंदु दिया हुआ है और मूल बिंदु से दूरी पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेना है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर, यहाँ पे इन्हीं दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक, और वर्गमूल ले लो इनका ऐसे करके। जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इन दोनों का वर्ग करके वर्गमूल ले लो, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा 64। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 100 प्राप्त होगा और 100 को लिखा जाएगा 10 मात्रक। ठीक, तो ये भी आपका हल हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर। तो जो आपको प्रश्न नंबर 17 थोड़ी इसमें गलती है, तो यहाँ पे बेटा 1 कर लीजिए आप, ठीक है, इसके नीचे आधार को 1 कर लीजिए, यहाँ पर 1। तो यहाँ पे दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें लगा देना tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, नंबर 17 है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब √3 है और आधार 1 है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, तो यहाँ पे tan में ही देखो √3 किसका है, tan 60 का होता है, तो tan से tan चला जाएगा तो थीटा बराबर 60 अंश निकलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है दिए गए चित्र में कोण BAT का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो BAT इसका मान ज्ञात करना है, ठीक, कितना है, चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र है, तो ये हमारा एक अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये वाला हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 140 और 180 में घटाओ तो ये वाला कोण हमें प्राप्त होगा 40 अंश का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे।
ठीक, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर कोण 90 अंश का बनता है। तो जब ये 90 अंश का है तो 90 अंश में ये वाला कितना 40 है, जब ये 40 है तो ये कितना बचेगा 50 बचेगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 40, यानी 40 और प्लस कोण BAT, यानी इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। किसका किसका, एक इसका और एक इसका, बराबर 90 अंश। इस 40 को उधर भेज दो, कोण BAT बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40, तो कोण BAT बराबर हो जाएगा आपका 50 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। एक बार फिर समझा दें आपको, तो सबसे पहले आपको इसमें ये समझना है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 अंश हो गया। फिर इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला त्रिभुज देखिए आप, तो इस त्रिभुज में दो कोण ज्ञात हैं, एक ये वाला ज्ञात है और एक ये ज्ञात है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हो कितना गया 140 हो गया है, और 180 में से घटाओ तो ये वाला बच्चा 40 का इतना। ठीक, ये वाला 40 का हो गया। फिर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता है 90 अंश का। अब यहाँ पे कोण दो बन गए, एक कोण ये और एक कोण ये, तो इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है। तो भाई हमने लिख दिया, हमें ये वाला ज्ञात करना था, तो कोण BAT या TAB, ठीक है, तो बराबर 50 अंश निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 है, त्रिज्या R के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr² बटा 4। इसका बी वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर, घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण भुजा √3 होता है, भुजा √3, तो इसका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। तो अब ये हमारे विकल्प जो 20 थे वो तो हो खत्म। अब इसके बाद यहाँ पे खंडपा चलेगा, विस्तृत प्रश्न, इनको देख लीजिए आप लोग। तो यानी कि प्रश्न नंबर पहले का यहाँ पे लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी इनका लासा और मासा ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको। प्रश्न नंबर पहले का बच्चों यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं हमें, 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका लासा और मासा ज्ञात करना है। तो पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड काट लो इस प्रकार, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 तियां 6 और 3 एकम 3। अब इसके बाद 404 के काटने हैं आपको गुणनखंड। तो पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 101 से ही काटना, तो एक ही बार जाएगा। तो इनका लासा और मासा ज्ञात करना है। तो पहले लिख लो आपको 96 बराबर, तो 96 की ये वाली सभी संख्याएं लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, गुणा 2 और गुणा 3। अब ये 404 को लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 106 बटा, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है मासा। तो मासा में क्या जोड़ा लिखा जाएगा, इसमें आप वह संख्या लिखिए जो दोनों में हो। देखो ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मासा आ गया 2 दूनी 4। अब इसका हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने क्या करेंगे, पहले लिखा जाता है मासा। लासा निकालने के लिए सबसे पहले जो आप मासा निकालते हो ना, पहले उसको लिख लो। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनको लिख लो। कौन, देखो ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तियां 24 और गुणा, और पैर बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 101 लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाला 101 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 101 और गुणा 101। अब इसका गुणा करेंगे तो 24 चौकू 96 और गुणा 101, ठीक। अब
एक यानी 96 का गुणा 101 में करेंगे तो लासा निकलेगा हमारा 96 और 96। यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। खा नंबर के किस मान के लिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतने इतने के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों समीकरण लिख लेने हैं। यहाँ पे लिखना है के एक्स प्लस 3y और माइनस के माइनस 3 और बराबर 0। अगला समीकरण है हमारा 12x प्लस के वाई माइनस के और बराबर 0। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसकी जो स्थिति होती है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2 आपको ये लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, खाली x का यहाँ पे देखो x का गुणांक k है, यहाँ पे x का गुणांक 12 है, तो आपको k बटा 12 लिख लेना है बराबर। अब यहाँ पे y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक k है, तो आपको यहाँ पे k लिख लेना है बराबर, फिर माइनस का चिन्ह। अब ये हमारा अचर पद माना जाएगा, माइनस k और ये 3 और माइनस k। अब यहाँ पे आपस में कोई बराबर कर दो, चाहे ये दोनों बराबर करो, चाहे ये दोनों बराबर करो, चाहे ये दोनों बराबर करो, आंसर एक ही आने वाला है। ये माइनस से माइनस ऐसे काट दिया करो। तो इन दोनों को बराबर कर लो, k बटा 12 बराबर 3 बटा k। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 36, 12 3 36। तो जब k स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, इधर से घात हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, तो k बराबर अंडर रूट 36। और प्यारे बच्चों अंडर के साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। आप लोग बच्चों बता दो, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो बस हमें आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चाहिए भैया। ठीक, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। सब्सक्राइब लाइक कमेंट का आपसे कोई रुपया नहीं लगता है। चलिए खा के बाद गा नंबर देखिएगा आप। गा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो आपको लिख लेना है r बराबर 4 सेंटीमीटर और h बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का बगपृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो पहले का गा नंबर, तो आपको लिख लेना है r बराबर 4 सेंटीमीटर और h बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का बगपृष्ठ लगा देना है। बेलन का बगपृष्ठ, तो बेलन का बगपृष्ठ का सूत्र है पाई यानी 2 पाई आर एच। ठीक, 2 गुणा 22 बटा 7, आर का मान 4 और एच का मान 14, तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 22 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे करके। तो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, और आपको लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका हल। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है पहले का घाघड़ी दिया गया है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 संख्याएं दे रखी, ठीक, ये हमारी 2 संख्याएं हैं और इन दोनों का मासा कितना 9 है और इन दोनों का लासा ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो पहले नंबर लिख लें हम पहले का घाघड़ी। यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं 306 और कामा 657, ये 2 संख्याएं दे रखी हैं और इनका जो मासा है, मासा बराबर है 9, तो इनका लासा ज्ञात करना। तो एक सूत्र होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। तो मासा तो 9 है और लासा हमें ज्ञात नहीं, तो लासा को इसी प्रकार लिख लो आप,
तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या हमारी 657। तो 9 एक 9 और ये हो जाएगा 9 तियो 9 एक 9, 9 दूनी 18, 9 तियो 27। तो यहाँ पे बचा 3, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 22,338। ठीक, तो यही आपके प्रश्न का हो जाएगा लासा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न है हमारा पहले का 5वां। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो ये प्रश्न है जो हमारा ऊंचाई दूरी का है। तो प्यारे बच्चों ये नहीं इसमें पाइथागोरस काम कर जाएगी। ठीक है, ये हमारी एक दीवार है और ये प्यारे बच्चों हमारी एक सीढ़ी है। त्रिभुज का सवाल है। ठीक है, ये हमारी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 10 मीटर और ये सीढ़ी जो यहाँ पर एक खिड़की लगी है जो दीवार से कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है ये। तो यहाँ पे 8 मीटर। तो हमें ये बताना है इस दीवार के निचले सिरे से, दीवार के निचले सिरे से यानी दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूर है ये बताना है। तो इसको एक्स कर लो और ये 90 अंश कोण होगा। तो ए बी और ये सी पाइथागोरस पर में लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है हमारी कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और आधार x का वर्ग और ये 8 का वर्ग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 100 एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 8 8 64 बन जाएगा और 64 को उधर ले आओ। 100 माइनस 64 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 64 में से 100 घटाएंगे 36 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, इधर से घात हटेगी या एक काम करो एक्स स्क्वायर बराबर 36 को 6 पे घात 2 लिख दो, घात से घात काट दो, एक्स बराबर 6 मीटर निकल के आ जाएगी। सीढ़ी का जो निचला सिरा है, सीढ़ी का निचला सिरा है दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है बिंदु। तो यहाँ पे 2, 22 तथा 10, 3 और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। तो आप लिखना है बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक है। तो इधर बीच की दूरी की जगह सूत्र लगा देंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग और बराबर ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 y1 के मान इसमें लगाएंगे और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये हमारा अंडर हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी। तो x1 का मान 2 और x2 का मान 10 का होल वर्ग प्लस y1 का मान 22 और y2 का मान 3। तो यहाँ पे y माइनस 3 का होल वर्ग और जब ये हमारा अंडर हटेगा तो घात 2 लग जाएगी, 10 पे घात 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बचेगा -8 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग और बराबर ये बन जाएगा 100। अब यहाँ पे माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। 8 8 64, 64 को उधर ले जाएंगे तो y माइनस 3 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस 64। तो y माइनस 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा ये 36। अब इधर से घात हटानी है तो आपको लगेगा अंडर लगेगा। y माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 36 और आपको यहाँ पे लिखना प्लस माइनस का चिन्ह। तो y माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करना, इस 3 को उधर भेज दो। तो y बराबर प्लस माइनस 6 और प्लस का 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्लस चिन्ह लेने पर, जब इसका प्लस चिन्ह लेंगे हम, जिसका प्लस चिन्ह लेंगे
तो यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा, ठीक है, खाली यही वाला चिन्ह बदलेगा। प्लस चिन्ह लेने पर तो आपको यहाँ प्लस लेना है, तो y बराबर 6 + 3, तो y बराबर हो जाएगा 9। फिर आपको लिखना है यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे तो अब यहाँ माइनस लेना है, तो y बराबर -6 और +3, तो y बराबर -3 हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न के आंसर आ गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेगा आप। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 ही हल करने हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या 6 दे रखी है। हम यहाँ पे सभी हल करके दिखाने वाले हैं आपको। तो प्रश्न नंबर पहला है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, माना संख्याएं x तथा y हैं। माना संख्याएं x तथा y हैं। इन दोनों का योगफल, तो x + y बराबर हो जाएगा हमारा 27। अब यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। इस y को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 27 - y, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो आपको यहाँ पे 182 लिख लेना है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे ये वाला मान लगा देना है। तो x की जगह पे आपको लिख देना है 27 - y, और ये y बराबर 182। तो y का अंदर गुणा कर दो, 27y - y² बराबर 182। अब इसको थोड़ा क्रम से लगाओ, -y² प्लस का 27y, इसको अंदर ले आओ, माइनस का 182 बराबर 0। जब देखो पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए, तो दोनों या लिख दो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, ठीक है। जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो y² माइनस का 27y और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे काटने हैं गुणनखंड, तो यहाँ पे 1 होता है, तो 182 का गुणा 1 में करेंगे 182। तो 182 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पर 27 हो जाए। तो आपको लिखना है 14 × 13। 14 × 13 करोगे तो आपको 182 मिल जाएगा, और जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना y² - y, यहाँ पे लिखना है 14 + 13, जोड़ेंगे तभी 27 होगा, प्लस 182 बराबर 0। देखो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 27 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो -y का अंदर गुणा करेंगे, y² माइनस का 14y और माइनस का 13y और प्लस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान लेंगे, तो y -14, यहाँ से माइनस का 13 का मान लेंगे, तो y -14 बचेगा बराबर 0। तो y -14 और y -13 बराबर 0। तो यहाँ पे y का जो मान निकलेगा, एक y बराबर 14 निकलेगा और एक y बराबर 13 निकलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब हम y बराबर 14 लेंगे, ठीक है, तो y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, जब y बराबर 14 रखेंगे तो x का मान 13 निकलेगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना नई लाइन से, x बराबर 27 - 14, तो x बराबर 13। और जब y बराबर 13 लेंगे तो y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, जब y बराबर 13 लेंगे और 1 में रखेंगे तो x बराबर होगा 27 - 13, तो x बराबर निकलेगा हमारा 14। और यही आपके प्रश्न का हल हो गया। इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है। अगर थोड़ा और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो संख्याएं, या तो 14, 13 लिख दो, 14, 13 या 13, 14, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने संख्या मानी x और y मानी थी, तो इन दोनों को लिख दो आप 14, 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे का खा।
प्रश्न नंबर दूसरे का खा है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप पी है, तो ये सिद्ध कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। तो जो अंतःखंड रूप होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, ये हमारा अंतःखंड रूप कहलाता है। तो ये कहलाता एक्स अक्ष से कटे अंतःखंड की माप, और ये कहलाता वाई अक्ष से कटे अंतःखंड की माप। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और नीचे का नीचे। तो आपका हो जाएगा ये बी एक्स प्लस ए वाई और बटा ए बी और बराबर 1। इसके नीचे कर लो, फिर इसका इसमें, इसका इसमें। तो यहाँ पे बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। तो ए बी को उधर ले आओ, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0। अब आपको लिखना है मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। तो यहाँ पे लिखना है लंब की माप, इधर की पी, इधर लिख लो माइनस नहीं सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप यहाँ पे इधर रखी पी, तो इधर लिख लो पी बराबर, ये हमारा सी का मान है और ये ए का मान और ये बी का मान है। तो सी की जगह पे लिखना माइनस का ए बी बटा अंडर रूट ए की जगह पे लिखना है बी स्क्वायर और प्लस बी की जगह पे लिखना है ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो यहाँ पे लिख देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये तो बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए बी बटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये रहा अंडर रूट और घात 2 लगा दो। तो माइनस संख्या का वर्ग प्लस होता है, तो आपको ना पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना, दोनों पक्षों को पलटना है, इसके नीचे कर लो। तो यहाँ पे लिख लेना है दोनों पक्षों को पलटने पर, ठीक, अंश का हर और हर का अंश बना देना है। तो 1 बटा पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा इसको अलग अलग करेंगे, 1 बटा पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ बी से बी मारा जाएगा, इससे ये मारा जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर, ठीक, 1 बटा बी स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का हल हो गया और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का गा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये आधार की परिधि दे रखी है 2 पाई आर। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना है परिधि बराबर परिधि है हमारी 24 पाई और परिधि को लिखा जाएगा 2 पाई आर बराबर 24 पाई। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई निकाल दो और 2 एकम 2, ये 12 बन जाएगा। आर बराबर निकलेगा हमारा 12 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है एच बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है यहाँ पे शंकु का आयतन। तो नई लाइन से लिखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहाँ पे पाई का मान नहीं लगाना है आपको। पाई आर का मान कितना है 12 है, तो आपको लिखना 12 गुणा 12। एच का मान 5 है, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 पाई। ये हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, गा के बाद घा घड़ी। दूसरे का घा घड़ी देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है माना क्रमागत सम संख्याएं x तथा x प्लस 2। ठीक, ये हमारी दो क्रमागत संख्याएं हैं। तो आगे प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। इनके वर्गों का योगफल कितना है 244 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b बराबर हो जाएगा 244। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4x और प्लस का 4 इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 244 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का हो जाएगा ये 240 हो जाएगा। ठीक है, 244 में से 4 घटाएंगे तो 240 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 का भाग देने पर, जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 120 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 120 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले, तो आपको क्या करना है 12 गुणा 10, 12 धाम 120 और 12 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 12 माइनस 10 माइनस का 120 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करेंगे 12x माइनस का 10x और माइनस का 120 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे x कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 12 यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लेना है और x प्लस 12 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं हम, तो नई लाइन से लिखना है x प्लस 12 और आपको लिखना है x माइनस 10 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान अमान्य निकलेगा, तो x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस 12। ये वाला जो माइनस वाला उत्तर होता हो जाता अमान्य। फिर इसको लिखना x माइनस 10 बराबर 0 और x बराबर 10, ये वाला मान्य होगा हमारा मान्य। तो जो हमारी संख्याएं हैं अब आपको नई लाइन से लिखना है संख्याएं बराबर x तथा x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों x की जगह पर 10 लगाओ, 10 और 10 यहाँ रखेंगे, 10 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 10 तथा यहाँ पे लगा देना है 12 और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे का 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां है दी गई आकृति में त्रिज्यखंड, ये हमारा एक त्रिज्यखंड है में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर का मान 3.5 है, जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है ओ डी बराबर ये 2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले लिख लो त्रिज्या इसकी, तो आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो यहाँ पे लिख लेना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान लगाना है 22/7 और आर का मान है 3.5 गुणा 3.5। तो यहाँ पे इसको काटिएगा
तो 7 एकन 7 और ये हो जाएगा हमारा 0.5। 7 पन्ना 35। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, इनका गुणा करा दीजिए। तो पहले गुणा कराओ इसका, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 की 5 हासिल लगी 5, 11 तिया 33, 33 5 38 और दशमलव से पीछे एक अंक है। अब ये बचा हुआ 0.5 और बटा 2 और रह गया नीचे, इसका गुणा कराइए। तो 55, 25 की 5 हासिल 2 और 5 8 40 और 2 42 हासिल 4 और 5 15 और 4 19 और दशमलव से पीछे एक अंक ये है और एक अंक ये, 2 अंक हो गए। रुक जाना, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? देखो 55, 25 की 5, हाँ ठीक है, इतना हो गया। ठीक, दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा और बटा 2, अब इसमें 2 का भाग लगाना है। तो जब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 नेम 18, 1 बचा दशमलव, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे नाम होगा O, तो आपको लिखना है त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको लिख लेना 1/2, ये हमारा आधार है 3.5 और इसकी ऊंचाई है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको लिखना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको नई लाइन से लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो इस वाले में से, यानी इस चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, यानी इसमें से हमें इसमें से इतने में से ये घटा देना है। ठीक, तो आपको लिखना नई लाइन से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला था 9.625 और जो वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो उसको घटा देंगे, यानी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटा देना है। चलिए समझिए, और कैसे घटाना, यहाँ पे घटा के दिखा दें। 9.625, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इधर 0 0 कर लो, तो 5 2 1.6 इतना बचेगा, 6.125 और आपको लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 चम्मच, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी, इसको खुद करिए आप लोग। ठीक, ये 4 चम्मच है, तो इसमें माध्यिका ज्ञात करनी, आप बहुत तमाम सवाल लगाए होंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। तो इन समीकरण को हल करना 6 नंबर का सवाल है। अब आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। दूसरा समीकरण है हमारा 2/x - 1 और 1/y - 2 बराबर 1/3, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हल करेंगे और x और y का मान प्राप्त करना है हमें। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे सीधा हल कर दो इसको, तो ये संख्या प्लस की और ये माइनस से काट दो यहाँ पर। अब ये 2 बचे हैं, तो देखो इसके हर समान है, तो 5 2 7 हो जाएगा, 7/x - 1 बराबर, इधर कितना कितना बचा हुआ आपका 2 + 1/3, 3 एकन 3 और 3 और 1 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, 7/x - 1 बराबर 7/3 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 1 बचेगा, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो x - 1 बराबर 3, इसे को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1 और x बराबर 4 निकलेगा। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो आप, 1 में रखने पर, तो x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, 4, तो हो जाएगा 5/4 - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3 और प्लस 1/y - 2 बराबर 3,
सॉरी 2। अब 5/3 को उधर भेज दो, तो 1/22 - 2 बराबर 2 - 5/3, तो 3 दूनी 6। 1/22 - 2 बराबर 6 - 5/3, 3 दूनी 6 और -5, तो 1/22 - 2 बराबर हो जाएगा 1/3। फिर इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 22 - 2 बराबर 3, इस 2 को उधर भेज दो, तो 22 बराबर 5, 22 बराबर 5 और x बराबर 4। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, तीसरे का अथवा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देखो जो नाव की चाल होती है धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि नाव की चाल अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है। अब यहाँ पे जब नाव हमारी धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो पहले यहाँ पे लिख लो दूरी बराबर 12 किलोमीटर। तो आपको लिखना है धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाता है। ठीक है, नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाएगा और धारा की चाल को हमेशा पीछे रखा जाएगा। जब नाव हमारी धारा की दिशा में नाव की चाल, तो दोनों की चालों को जोड़ देना है और नाव की चाल को हमेशा आगे रखना है। 4 + x ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चे एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, तो यहाँ पे t बन कर लो, दूरी 12 है और चाल हमारी है 4 + x। ये तो धारा की दिशा में, जब ये धारा की दिशा में जाएगी इतना समय लगेगा, जब उधर से लौट के आएगी तो धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे लिखना है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। जब नाव हमारी धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो चालें घटाना है आपको। तो हमने आपको पहले बताया है नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाता है, तो 4 - x इस प्रकार। अब आपको लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दूसरा समय लगेगा, तो आपको लिखना है t2 बराबर, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारी 12 किलोमीटर है और चाल 4 - x है। अब आने जाने में ये नाव उधर गई फिर इधर से वापस आई, तो आने जाने में कुल 8 घंटे का समय लगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है t1 + t2। आने जाने में कुल कितना समय लगा 8 घंटे। तो यहाँ पे t1 t2 का मान लगा दीजिए। t1 का मान है 12/4 + x और t2 का मान है 12/4 - x बराबर 8। अब आपको यहाँ से 12 का मान ले लेना है, तो 1/4 + x + 1/4 - x बराबर 8। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा हमारा। तो 4 - x और 4 + x बटा, यहाँ पे देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 4 + x और 4 - x 8। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x से x कट जाएगा हमारा और ये अंदर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 12 × 8 इस प्रकार, और एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये 16 - x² बन जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा ये 8 और 8 × 8 और 8 × 8 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़िए, तो यहाँ पे बचेगा 12/4
16 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कर लो काम, इसको उधर भेजो, पहले इसका गुणा कर लो, ये 12 हो जाएगा बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ और 12 को उधर भेज दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 16 को, यानी 4 बचेगा यहाँ पर। अब 4 को लिखा जाएगा x पे घात 2, 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2, इससे ये कट जाएगा। तो x बराबर निकलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया है। ठीक है, जो हमारे धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक रेखा खींचनी है आपको, जिसका नाम देना है PX। तो यहाँ पे कर लो P और यहाँ पे कर लो X। तो बिंदु P से एक खींचनी है आपको, मीनार खड़ी करनी है, ये हमारी मीनार हो गई, और आपको यहाँ पे लिखना है Q। ठीक है, तो बिंदु X से Q का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश। कितना है ये, नहीं 60 अंश है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार ये मिला देना और यहाँ पे लिखना है 60 अंश। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर, बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 40 मीटर है। और यहाँ पे होगा बाई से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे मिला देना है और इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है। फिर ये वाला जो कोण है 45 अंश है। तो इसमें हमें PQ यानी इसकी माप ज्ञात करनी है और ये दूरी ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस वाली दूरी को करेंगे हम x। जब ये वाली दूरी 40 है तो ये भी हमारी दूरी 40 होगी, और इसको कर लेंगे हम h। जब ये x है तो ये भी x होगी। तो चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है a। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना PQ एक मीनार है। माना PQ एक मीनार है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BAQ में, त्रिभुज BAQ में, तो आपको tan 45 लगाना है। tan 45 लंब बटा आधार, तो h बटा x, और tan 45 का मान 1, तो h बटा x, इसके नीचे 1 कर लो। तो आपको लिखना h बराबर x। ठीक है, h बराबर x या x बराबर h। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है त्रिभुज XPQ में, त्रिभुज XPQ में। अब यहाँ पे tan 60 लगाना है। tan 60 लंब बटा आधार, तो इसका लंब हो जाएगा h प्लस 40 और बटा x। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x का मान लगा दो। x का मान कितना है, h है, तो यहाँ पे h लगा दो। tan 60 का मान √3, तो h प्लस 40 और बटा h। इसको हल करो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 40। इस h को ले आओ, तो √3h माइनस का h बराबर 40। अब यहाँ से हमें h कामन लेना, तो जब h कामन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 40। इसका भाग लगा दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। अब आपको यहाँ पे हर का परमेकड़ करना है, तो √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1, तो h बराबर 40 और कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो माइनस वाली संख्या लेके घात 2 लगा दो, ऐसे करके। ठीक, 12 नहीं, 1 पे घात 2 लगा हुआ है ये। पर ये हो जाएगा हमारा h बराबर 40 और कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1 और बटा ये 3 माइनस 1।
अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँचना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना h बराबर 40 कोष्टक के अंदर √3 - 1 और बटा यहाँ पे 2 बचेगा, इससे ये काट दो तो जाएगा 20। तो h बराबर निकलेगा 20 √3 - 1 और इसका अंदर गुणा कर दो। तो एक काम करो ना, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, ठीक है। एक समीकरण कौन सा है? एक समीकरण आपका x बराबर h है, ठीक, x बराबर h, तो आपका निकलेगा x बराबर 20 और कोष्टक के अंदर √3 - 1, ठीक। एक तो आंसर ये निकल के आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो जो मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी है? यहाँ पर 40 + h, ये हमारी मीनार की ऊंचाई है। तो 40 + h का मान ये रहा, तो 20 और कोष्टक के अंदर √3 - 1, इसमें 20 का अंदर गुणा कर दो, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 20 √3 और माइनस का 20, तो यहाँ पर बचेगा ये 20 ही बचेगा। तो 20 + 20 √3, अब यहाँ से 20 कॉमन ले लो, तो 1 + √3, ठीक मीटर। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। और प्यारे बच्चों, इसका आंसर इसने दिया नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये चौथे का अथवा है, लेकिन चौथे का आंसर इसमें दिया नहीं है, ठीक। हमारा यही आंसर ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, चौथे का अथवा। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना आपको क्षैतिज तल। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक क्षैतिज तल है, यहाँ पर ये हमारी एक खड़ी है मीनार। जब आप बोर्ड के पेपर देने जाओ तो पूरा पैमाना साथ लेके जाना, पटरी, प्रकाल, पेंसिल, और बोर्ड की परीक्षा में आपको पेंसिल से ही चित्र बनाना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु Q से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर लो, सॉरी Q नहीं O है, यहाँ पे कर लो O। खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक। यहाँ से इस मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। आपको अपनी पटरी के द्वारा ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लिख लो 30 अंश। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर। तो मीनार हमारी यही तो है, 40 मीटर चलने पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 40 मीटर हो गई। चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो इसको अब यहाँ से मिला देना है और ये वाला हो जाएगा 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी मीनार है, तो इसको कर लो h और ये दूरी x कर लो, तो यहाँ पे a, b और ये c। तो आपको लिखना है यहाँ पर, माना BC एक मीनार है, ठीक। BC एक मीनार है, तो त्रिभुज पहले ले लो। यहाँ पे त्रिभुज ABC में आपको लिखना है tan 60 लंब बटा आधार, और tan 60 का मान √3 h बटा x, इसके नीचे 1 कर लो, तो इसका इसमें हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें h का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, तो √3 x बराबर h, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3, ये x का मान मिल गया। अब आपको लिखना है त्रिभुज OBC में अब आपको लगाना है यहाँ पे tan 30 लंब बटा आधार, तो ये लंब है और ये पूरा आधार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है h बटा 40 + x, और tan क्या नाम है इसका, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा 40, और इस x का मान है, और x का मान आपको ये वाला लगा देना है h बटा √3। चलिए समझिएगा। तो 1 बटा √3 बराबर ये हो जाएगा हमारा h बटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 40 √3 और प्लस h और बटा √3, और ये वाला √3 पहुंचेगा ऊपर यहाँ पर। तो 1 बटा √3 √3h
बटा 40√3 और प्लस एच। अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3h। अरे भाई इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो 3h हो जाएगा, खाली 3h। इसका जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंडू हट जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा 40√3 और ये प्लस एच, और इस एच को दल्लाओ तो यहाँ पे 3h माइनस का एच बराबर हो जाएगा 40√3। यहाँ पे बचेगा 2h, तो 2h बराबर 40√3, फिर 2 एकन 2 और 2 धाम 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। इसको देखिए, देखो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर है 5। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। इसका जो समांतर माध्य 18 है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें एक सारणी दे रखी है, चलिए समझिएगा। यहाँ पे इस एफ का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, दैनिक जेब भत्ता ये रुपए में है, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो रुपए में। अब बच्चों की संख्या को एफ से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या लिख लिए। अगला कॉलम बनाना आपको मध्यमान, तो यहाँ पे लिख लेना है मध्यमान। तो मध्यमान को x से लिखा जाएगा। फिर अगला कॉलम होगा x इंटू एफ। मध्यमान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के, 2 का भाग लगाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 24 और 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 मिलेगा। तो आपको 12 यहाँ पे लिख लेना है। तो इसमें ये देखना कितने कितने का अंतर है, तो प्रत्येक स्थान पे 2-2 का अंतर है। तो आप क्या करें, इसमें 2-2 जोड़ के लिखिए। 12-2 14, 14-2 16, 16-2 18, 18-2 20 और 20 और 2 22 और 22-2 24। अब आपको यहाँ पे इनका गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 12-7 84 और ये 14-5 70, 4-6 84, ये भी 84 हो जाएगा हमारा। 16 निम्मा 1 से 44। ठीक, इस प्रकार आपको लिख लेना है। और 18 तियो 54 की 4, 18 तिया 54 की 4 हासिल लगी 5, 18 1 18, 18 5 23। और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20 एफ और 22 पंजे 110 और 24 चौकू 96। तो आपको यहाँ पे 96 लिख लेना है। नीचे से लकीर करनी है, तो यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की संख्या को जोड़ना है इन सबको। तो देखो, जब इन सब का गुणा करके लिखें तो इस प्रकार लिखना है आपको। अब यहाँ पे जो बच्चों की संख्या एफ है, तो इन सब का जोड़ होगा। देखो, इन संख्याओं को जोड़ेंगे खाली एफ को छोड़ के। 7 6 9 13 5 4 इन सबको जोड़ेंगे 44 और प्लस ये एफ कर देना है। इसी प्रकार इस 20 को छोड़ के ये संख्या जोड़नी है आपको। तो इन सब का जोड़ हो जाएगा 752। तो यहाँ पे 752 आपको लिख लेना है। ठीक है, बटन अभी सूखा नहीं है, तो यहाँ पे 752 लिखना है आपको। तो एक सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, तो यहाँ पे लिखना है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य यहाँ पे दे रखा 18 इस प्रश्न का, तो 18 बराबर और सिग्मा एक्स एफ का मान है 752 और प्लस 20 एफ और बटा सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस एफ। अब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1 करो, तो इसका गुणा इधर और इसका इधर, तो 752 प्लस 20 एफ बराबर, जब हम 18 गुणा 144 में करेंगे तो निकलेगा हमारा 792 और प्लस इसका इसमें करना तो 18 एफ हो जाएगा। अब यहाँ पक्षांतर कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 20 एफ माइनस का 18 एफ बराबर 792 और माइनस 752। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बराबर बचेगा 40, तो 2 एकन 2 और ये 20 हो जाएगा। तो एफ बराबर 20 निकलेगा और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिए 752 लिख लीजिए। ठीक है, 752। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में का अथवा देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है, यदि P बिंदु A -1, 3 और B 9, 8 को मिलाने वाली
रेखाखंड को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बटा PB के अनुपात 1 तथा P रेखा बराबर 0 पर स्थित है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको खींचना एक रेखाखंड। देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है ना, उनको बीच में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ए किनारे पे लिखा जाएगा, A यहाँ लिख लो और B यहाँ लिख लो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द है, तो यहाँ पे -1, 3। एक बार फिर सुनिए, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा जाता है या लिखा होता है तो उनको किनारे पे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखना है 9, 8 और यहाँ पे कर लीजिए P। तो ये वाली दूरी यहाँ पर हो जाएगी आपकी K और ये वाली दूरी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु A -1, 3, फिर इसके बाद तथा लिख लो B 9, 8। तो जो अनुपात दे रखा हमें, अनुपात प्यारे बच्चों दे रखा है K/1। अब यहाँ पे P का निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे लिखना P का निर्देशांक। तो जो P के निर्देशांक का सूत्र है हमारा x1, या पहले लिख लो m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। चलिए समझिएगा, यहाँ पर मान लगा दीजिए। m1 का मान K है तो यहाँ पे K लगा दीजिए, x2 का मान 9 है तो यहाँ पे आप 9 लगा दीजिए, m2 का मान 1 तो 1 लगा दीजिए, x1 का मान -1 है तो यहाँ पे -1 बटा m1 का मान K और m2 का मान 1 तो K + 1 कोष्टक। यहाँ पर m1 की जगह पे K लगाना है, ये m1 है और ये m2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा K और y2 की जगह पे 8, m2 की जगह पे 1 और y1 की जगह पे 3 बटा K + 1। अब इसको हल करिए तो आपका ये हो जाएगा 9 - 1 बटा K, 9K हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 9K -1 बटा K + 1 कामा 8K + 3 और बटा K + 1। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ठीक लिख लीजिए, 9K - 1 है, ठीक है, 9K - 1। अब यहाँ पे जो रेखा दे रखी है, नई लाइन से लिखना है आपको, रेखा, ये जो निर्देशांक निकले P के निकले हैं, ठीक है, रेखा x - y + 2 बराबर 0, ठीक, इस वाले बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो बिंदु है ना, x की जगह पे ये वाला मान लगाना है और y की जगह पे ये वाला मान लगा देना है यहाँ पर हमें। चलिए समझिए, x की जगह पे 9K - 1 और बटा K + 1, फिर y की जगह पे ये वाला मान लगा देना है 8K + 3 बटा K + 1 और प्लस का 2 और बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसके हर समान है। जब ये हर समान है तो अंश को ऐसे लिख दो, 9K - 1, ये माइनस चिन्ह है ना, इन दोनों के चिन्ह बदलेगा, -8K -3 बटा K + 1, इस 2 को उधर भेज दो तो -2 बन जाएगा। तो 9K में से 8K घटाएंगे तो यहाँ पे K बचेगा, -1 और -3 तो -4 बटा K + 1 बराबर -2। इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो -2K और -2 हो जाएगा और K -4 हो जाएगा। तो K वाली एक तरफ कर लो, इसको ले आओ इधर, तो -2K और -K बराबर -4, इसको तो ले जाओ तो +2 हो जाएगा। तो -3K और बराबर ये हो जाएगा आपका -2 बचेगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे K बराबर निकलेगा 2/3 और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।